हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, या तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हर एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलो, तो हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं साथ साथ ये रिकॉर्ड भी कर देता हूँ, उसको अपलोड करूंगा ताकि 2 महीने बाद आप जब को इसको रिवीजन करना हो तो क्विकली कर सकोगे। आ जाओ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक क्या होता है। इलास्टिसिटी वैसे तो हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, वो सिर्फ बताता है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, लेकिन कितना परसेंट कितना रिस्पॉन्स करेगी डिमांड के चेंज होने से प्राइस कितना रिस्पॉन्स करता है, दोनों के बीच में क्या रिस्पॉन्सिवनेस है वो मालूम नहीं पड़ता। फटाफट बताओ बताओ, ये 0.8 ज्यादा रिस्पॉन्सिव है कि -2 ज्यादा रिस्पॉन्सिव है? कौन सा? टू टू ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर 40% अगर सॉरी अगर 20% प्राइस अगर इंक्रीज कर दी जाए तो डिमांड कितने से कम हो जाएगी? 40% से कम हो जाएगी। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज करे तो डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी। वहीं पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 0.8 का मतलब हुआ, अगर सपोज 0.8 कब आएगा, अगर सपोज की प्राइस को अगर 10% से बढ़ा दिया जाए तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ 8% से घटेगी। इसका मतलब ये कितना रिस्पॉन्स करिए, सिर्फ 8%, और ये 40%। मतलब जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसमें हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा करने चालू, ओके। आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या है, ये इलास्टिसिटी और डिमांड है। इसके अंदर अलग अलग मेथड है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। जो सबसे बड़ा है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिक इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर देखो, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर टोटल 4 मेथड है। एक के अंदर 2 मेथड है। सबसे पहले हम कौन सा देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड क्या बोलती है? परसेंटेज चेंज मेथड बोलती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होती है, उसको बोलती है परसेंटेज चेंज मेथड। यहाँ पे आ जाओ, परसेंटेज चेंज मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसको ध्यान रखने का, व्हाट्सएप की डीपी मतलब ऊपर आएगा डिमांड, नीचे आएगा प्राइस। मतलब ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे आता है प्राइस आता है। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब हम अप्लाई करेंगे? ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे जब परसेंटेज के अंदर दिया हो। अगर हमको परसेंटेज दिया हो कि इतना परसेंट चेंज होने से इतना परसेंट चेंज हो रहा है तो फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देने का। लेकिन सर अगर इसके अंदर परसेंटेज अगर डायरेक्टली न दिया हो और ये दिया हो कि ओल्ड डिमांड ये थी और न्यू डिमांड ये है, क्या है? ओल्ड डिमांड ये थी और न्यू डिमांड ये है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये दूसरा वाला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? ये वाला फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बना कैसे उसको जानने ही देते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ये आपको चेंज याद रखना है। इसके अंदर क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ये पी को ऊपर लिख देंगे और क्यू को नीचे लिख देंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। इसमें कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती। हमको डायरेक्टली यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है स्लोप ऑफ कर्व का। स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ये देखो, प्राइस कौन से पे आता है? चाहे प्राइस आता है वाई पे, क्वांटिटी कौन से पे आता है? एक्स पे आता है। अब इसको प्राइस की जगह हम एक्सिस लिख देते हैं। तो चेंज इन प्राइस मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना इसका, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ये एग्जैक्टली ये यही फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन। ये देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, बस ये उल्टा पुल्टा है। इसका मतलब क्या करने का, एग्जैक्टली अगर हम 1 डिवाइड बाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड का करते हैं। बाकी का ये वैसा का वैसा ही लिखते हैं, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब प्राइस इलास्टिसिटी होगा तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला बनता है। पहला बेसिक फॉर्मूला बनता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, दूसरा बनता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, एंड तीसरा बनता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाले के अंदर ही आएगा। आपको इनकम इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर नहीं आएगा। ओके, ठीक।
नेगेटिव साइन का मैंने बता दिया। यहाँ पे हम जब इसको एलोबरेट करेंगे या तो इसको देखेंगे कौन सी ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हम कंसिडर करेंगे। अब ये हमारी कौन सी मेथड थी, ये हमारी पहली मेथड थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब 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 जो क्या हो, जो चेंज इन द प्राइस हो, चेंज इन द प्राइस हो क्या हो, वेरी छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा छोटा चेंज होता है, मतलब उसको बोलते हैं इनफाइनाइटिस्मल, इनफाइनाइटिस्मल। तो जब इनफाइनाइटिस्मल होता है, मतलब जब चेंजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा लिखा होगा कि कार की डिमांड है, कार की प्राइस में हमको 100 रुपये का राइज करना है, तो प्राइस में 100 रुपये का प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड में कितना चेंज होगा। अरे ये तो बहुत नॉमिनल सी अमाउंट हो गई, बताओ कौन सी मेथड लगेगी, तो उस समय लगेगी पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लगेगी। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर बेसिकली आती है दो मेथड, एक आती है डेरिवेटिव और एक आती है जियोमेट्रिक मेथड। ओके, डेरिवेटिव मेथड पे आते हैं। डेरिवेटिव कब लगता है, डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। डेरिवेटिव के अंदर क्या था, यू जो चेंज इन डिमांड था ना, उसके आगे उसकी जगह क्या लग जाएगा, आगे डेरिवेटिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, मतलब वही चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी की जगह डेरिवेटिव क्यू अपॉन डेरिवेटिव पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला कब लगाने का, जब हमको इक्वेशन फॉर्म में दिया हो। क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म में दिया हो तभी इसको लगाने का। मतलब अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर एक चीज याद रखने की, जब आपको इक्वेशन दिया होगा तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। क्या होता है, जो प्राइस होती है ना उसके बाजू में जो अमाउंट लिखी होती है, अगर वो प्लस में तो प्लस में ले लो और माइनस में तो माइनस में ले लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया -2। तो यहाँ पे देखो, अब ये प्राइस को क्या करेंगे, प्राइस को इधर रख के हमको क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा। तो हमको क्वांटिटी मिल गई, प्राइस सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई, प्राइस दे रखा और डेरिवेटिव मिल गया। तो बस ये यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, बस ये रखो। एक आधे मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, इवन आधे मिनट से भी कम लगेगा इसके आंसर के लिए, इतना सिंपल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, हमने पहली मेथड देख ली, ये हम कौन सा देख रहे हैं, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के अंदर जब क्या होता है, बहुत छोटा छोटा चेंज होता है, और उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी दो मेथड होती है। उसमें हमने पहली मेथड डेरिवेटिव देख ली, जब कौन सा दिया होगा, इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा। अब दूसरा आता है जियोमेट्रिक मेथड। अब जियोमेट्रिक मेथड पे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज समझना, आपको जब है ना, जब क्या दिया होगा, जब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो डिमांड का हो, जब दोनों को टच कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, दोनों को टच कर रहा होगा, तो कौन सी मेथड लगाएंगे, जियोमेट्रिक मेथड लगाएंगे। इसके अंदर याद रखना कैसे करते हैं, इसकी इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम जीरो से ऊपर, जीरो से फिर क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। कोई भी रातों रात स्टार से जीरो नहीं आता, जीरो से स्टार बनता है। मतलब यहाँ से जो इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड होगी वो कहाँ से चालू होगी, जीरो से। मिडल में क्या आता है, इसके 1 आता है। कितनी बार आते हैं, एमसीक्यू आता है कि इसके यहाँ पे मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो 1 होती है। अच्छा, जब ये वाई एक्सिस को जब टच करती है तो इलास्टिसिटी कितनी होती है, वो होते हैं इनफाइनाइट होती है। ठीक है, मतलब ये देखो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ऊपर कौन सा आएगा, 1 से ज्यादा, और यहाँ पे कौन सा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बनती है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इसी चीज को अगर मैं ये फॉर्मूले को यहाँ पे समझाऊं तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कि हम इस पॉइंट का इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो ये बताओ लोअर सेगमेंट ज्यादा है कि अपर सेगमेंट ज्यादा है, लोअर सेगमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये लोअर सेगमेंट ज्यादा है और अपर सेगमेंट कम है। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लोअर सेगमेंट की अमाउंट सपोज 40% से चेंज होने से, यहाँ पे ये 40% चेंज होने से ये सपोज 20% चेंज होता है, मतलब हमारा क्या आएगा, 40/20, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑलवेज यहाँ पे आएगा 2, मतलब ऑलवेज 1 से ज्यादा आएगा। वहीं उल्टा अगर हम इलास्टिसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं इस बेंच में, तो लोअर सेगमेंट अब कम है और अपर सेगमेंट ज्यादा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से कम आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे कोई लोअर सेगमेंट है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट नहीं है, मतलब ये 0 डिवाइड बाय तो अपर सेगमेंट ये है, तो यहाँ पे अगर ऊपर 0 होता है तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है, 0 आता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, अपर सेगमेंट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन जिसका लोअर सेगमेंट क्या है, 0 है। अपर सॉरी
लोअर सेगमेंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन अपर सेगमेंट जीरो है। तो यहाँ पे सपोज ये कितना भी परसेंट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हमको मालूम नहीं होता कि कितना आएगा, तो जितना ऊपर होगा उसका उतना आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपको खाली ये याद रखना है कि अगर लोअर सेगमेंट अगर जीरो हो, अगर ऊपर जीरो है तो फाइनल आंसर कौन सा आएगा, जीरो। लेकिन अगर ऊपर कोई संख्या है लेकिन नीचे जीरो है तो इसको इग्नोर करो, जो आंसर है वही इनफाइनाइट हो जाएगा। समझिए। ओके, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा मेथड जियोमेट्रिक मेथड। इसके अंदर क्या होगा, जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, दोनों एक्सिस को टच करता है जब ये मेथड लगाते हैं, इसके मिड पॉइंट पे इसका क्वेश्चन आता है 1 आता है। अगर अगर एक्स एक्सिस पे टच हो तो जीरो और वाई एक्सिस पर टच हो तो इनफाइनाइट, और बीच में हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ओके, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी इसको और क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिख के दिया होगा आर्क लगाना है या तो मिड पॉइंट लगाना तो ही ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे तो प्राइस भी आ सकता, प्राइस इलास्टिसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला भी आ सकता है और आर्क भी आ सकता है, तो कौन सा लिखें। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो कौन सा लगाएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी नॉर्मल। लेकिन अगर आर्क लिखा है तो हम आर्क लिखेंगे। आर्क और इसके अंदर क्या फर्क है, जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना वो नॉर्मल हमारे चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपन क्यू करता है, लेकिन ये क्या करता है, क्योंकि हमको यहाँ पे मालूम नहीं होता कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा रिवाइज है, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, पहले तो देखो ये मिड पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक हमको एक क्वांटिटी दी होगी, दूसरी क्वांटिटी दी होगी, एक की प्राइस दी होगी और दूसरे की प्राइस दी होगी, और फिर क्या पूछेगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इसलिए हम दोनों के बीच का निकालते हैं कि Q1 पहले डिमांड इतने से फिर चेंज हुई इतने से, प्राइस इतनी थी फिर इतनी हुई, तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होगा। तो हमको मिड पॉइंट निकाला दोनों के बीच में, इसीलिए इलास्टिसिटी दोनों के बीच में निकालना है, इसलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, या तो क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन, सॉरी इसको डिटेल्ड के अंदर ये बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया है, सिंपल हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ये हमने पहले पुराने में लगाया था, ये फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाली जाती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। और ये चेंज इन क्वांटिटी भी कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। मगर कभी भी ये ऐसे करके आप प्राइस मत निकालो, इससे अच्छा आप डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लगा दो। वो कौन सा सीखा था हमने, ये वाला फॉर्मूला सीखा था। परसेंटेज निकालोगे फिर वापस से इसको लगाओ, इससे अच्छा डायरेक्टली ये दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी हमको मालूम नहीं होता कि ओल्ड कौन सी है नई क्वांटिटी कौन सी है, या तो ओल्ड प्राइस कौन सी है नई प्राइस कौन सी मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एवरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज करते हैं तो डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, एवरेज कैसे निकाला जाता है, दो को जोड़ के दो से डिवाइड करते हैं, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। तो यहाँ पे 2 कट गया। अब इसका फॉर्मूला कैसा बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। एक चीज याद रखना, अगर आप Q2 आगे रखो और Q1 पीछे रखो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आप फॉर्मूला क्या करोगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, और यहाँ पे ऊपर आएगा P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ऊपर वाले से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये वाला कब करने का, ये वाला फॉर्मूला जब ही अप्लाई करेंगे जब स्पेसिफिक लिखा होगा आर्क मेथड या तो पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज करो। ठीक है, ओके। अब ये आते हैं, अब इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं और यही एमसीक्यू को हमको कंफ्यूज होता है, क्योंकि फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं लेकिन ये कंसेप्ट जब तक मगज में नहीं होगा तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन टोटल 5 है। 5 के अंदर सबसे पहला कौन सा वाला है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको याद करने का साइन क्या है, इन इलास्टिक है, ये शुरू होता है आई से, इसका शेप होगा वर्टिकल नीचे का। अब ये देखो इसका शेप होगा वर्टिकल, मतलब प्राइस कोई भी हो जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब प्राइस के बदलने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। तो बताओ इसका इलास्टिसिटी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि डिमांड रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक होगा तो वर्टिकल डिमांड कब बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, हाँ, और इसका इलास्टिसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, फिर दूसरा आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है, यहाँ पे हमको क्या याद रखने का, इलास्टिक में ई का साइन याद रखने का, परफेक्टली इलास्टिक लिखा हो तो ई के जैसा बनेगा, ये हमारा ई के शेप जैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक का शेप ऐसा आएगा। ये कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जैसा है। दूसरा, प्राइस कुछ भी हो, डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, मतलब डिमांड क्या है, चेंज हो रही है, हाँ, और कितने से चेंज हो रही है,
कितने से चेंज हो रही है बोलो? इनफाइनाइट चेंज होती जा रही, मतलब यहाँ पे क्या हो, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड कैसी है? इनफाइनाइट है, इसलिए इसका जो इलास्टिसिटी क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब क्या कर बोलता है कि दो कदम तू चल दो कदम मैं चलूंगी। मतलब क्या है? मतलब जितना जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस बोलता है मैं 20% से बढ़ूंगा तो डिमांड बोलती है मैं 20% से घटूंगी। अगर प्राइस बोलता है मैं 20% से घटूंगा तो डिमांड बोलेगी मैं 20% से बढ़ूंगी। मतलब दोनों में सेम होता है। तो बताओ इसकी इलास्टिसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑलवेज 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 1 आती है। इसीलिए क्या होता है इसके उसको और क्या बोला जाता है बताओ एक बार? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि आप इसकी जो क्वांटिटी और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक स्टेज पे वो सेम आती है, इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब तो ये दो नेक्स्ट वाले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे एमसीक्यू बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब इनइलास्टिक पहले तो परफेक्टली इनइलास्टिक था तो उसका कर्व कैसा था बताओ? परफेक्टली इनइलास्टिक, जल्दी से। आई का शेप का, तो उसका शेप था आई। अगर रिलेटिव है तो आई को थोड़ा सा स्टीप कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे थोड़ा सा स्टीप। तो यहाँ पे देखो अब स्टीप करना है, अब कोई चीज को याद देना, लॉजिक याद रखो। इसको हमने स्टीप कर दिया। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट प्राइस एंड डिमांड है, प्रेजेंट प्राइस एंड डिमांड है। वापस से ये हमारा प्रेजेंट प्राइस और इतनी डिमांड थी। अब हमने क्या किया, सपोज हमने 20% से क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिया। कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 20% से। बताओ सॉरी प्राइस को बढ़ा दिया है, प्राइस को हमने बढ़ाया है। हाँ, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? कम ज्यादा के उतना माइनर चीज है। मतलब इसमें क्या करने का, एज्यूम कर लेने का कि अगर मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे सपोज कि 10% से बढ़ रही है। अब फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज चेंज इन डिमांड वाला, तो वो क्या लगेगा? परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे 10% और नीचे आएगा 20%। इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.5, क्योंकि ऑलवेज ये कम होगा और नीचे ऑलवेज ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो गई? लेस देन 1 आ गई। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आगे वैसे तो आउटले के अंदर दिखने वाला है। इस सिचुएशन में आप बताओ, अरे इस सिचुएशन में आप बताओ कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ प्राइस को घटा देता हूँ और उससे क्या होगा, मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से इम्पैक्ट पड़ेगी, मेरी क्वांटिटी में क्या होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ इसको 40% से बढ़ा देता हूँ, 40% से सॉरी गिरा देता हूँ, तो इसकी क्वांटिटी क्या उतने से रिस्पॉन्स कर रही है? क्या नहीं। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट ज्यादा है, क्वांटिटी इफेक्ट कम है। याद रखना, जब प्राइस इफेक्ट ज्यादा होता है, जब याद रखना प्राइस इफेक्ट ज्यादा होता है, प्राइस इफेक्ट ज्यादा होता है और क्वांटिटी इफेक्ट कम होता है, उस सिचुएशन में अगर आप प्राइस को अगर गिरा रहे हो और क्वांटिटी इफेक्ट क्या है, कम है, तो उसमें आप क्या करोगे? लॉस ही करोगे। क्या करोगे? लॉस करोगे। प्राइस इफेक्ट ज्यादा है मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में बढ़ने में चेंज कम है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? लॉस करोगे। जब भी प्रोड्यूसर होगा वो कभी भी अपनी प्राइस को, जब इसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी, इन इलास्टिक होगी, वो कभी भी अपनी प्राइस को गिराएगा नहीं, वो उल्टा करेगा। वो क्या करेगा? प्राइस को बढ़ाएगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड उतनी कम नहीं होती, तो ओवरऑल उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, इसमें हमारे एमसीक्यू बनेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। अब रिलेटिवली इलास्टिक क्या बोलता है? रिलेटिवली इलास्टिक, पहले तो इलास्टिक की डिमांड का हमने क्या पढ़ी थी? परफेक्टली इलास्टिक ई शेप की, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बोलते, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब इसको क्या करने का, इसको थोड़ा सा फ्लैटर कर देने का, और इसका शेप है ना, अगर आप एग्जाम में प्रिपरेशन करो लिटरली फ्लैटर ही बनाने का, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं रेक्टेंगुलर या हाइपरबोला जैसा शेप हो, ऐसा नहीं, परफेक्टली फ्लैटर जैसा शेप बनाने का। अब इसको देखो, इसको स्टडी करो। अब यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट प्राइस है और ये प्रेजेंट क्वांटिटी है। अब हम क्या करें, इसके अंदर प्राइस को इंक्रीज करें, प्राइस को इंक्रीज कर दिया। हाँ, अब प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ?
ज्यादा कम हो गई। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अगर हमने 10% बढ़ाया तो मेरी क्वांटिटी में सपोज 20% से कम हो गई। अब इसको फॉर्मूले में रखो, इसका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, मतलब 20/10। इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो इलास्टिसिटी है वो ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। इसलिए याद मत रखना, एग्जाम में आएगा कि इसको याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा क्या करो, कर्व बना दो, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, सपोज कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरी जो इलास्टिसिटी है, बिजनेस की इलास्टिसिटी वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक शेप की है। इस सिचुएशन में बताओ मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा। अब मैं हमेशा क्या करूंगा, प्राइस को कम करूंगा। देखो कि उससे कम करने से क्या फायदा होगा, अगर मैं प्राइस को अगर कम करता हूँ, अगर मैं प्राइस को कम करता हूँ तो देखो प्राइस कम करने से डिमांड में ज्यादा इम्पैक्ट आता है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, वैसे तो प्राइस बोलता है, वैसे तो अगर प्राइस को कम करोगे तो हमको होगा लॉस। ये चीज को 100 की जगह 90 में सेल करोगे, लॉस होगा। 10 रुपए कम करने से 10 रुपए से आपका प्रॉफिट कम होगा। लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलता है, मैं जितना हूं ना उससे ज्यादा बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलता है कि मैं बहुत इतना बढ़ूंगा कि तुम अगर मेरे में, तुम अपने में 10% चेंज करोगे, मैं यहाँ पे राइस 30% से होऊंगा। मतलब हमारा बिजनेस कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 30% से। लॉस होगा 10% का, लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट बोलेगी मैं 30% से बढ़ूंगी, लेकिन इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, गेन होगा। तो जब भी हमारी इलास्टिसिटी हो, इलास्टिक डिमांड हो, मतलब हमारा क्या हो, फ्लैट वाला कर्व बनता हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑलवेज प्राइस को कम करेंगे ताकि क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ती है। अगर कोई प्रोड्यूसर ने भूल से इस सिचुएशन में अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि प्राइस को ऑलवेज क्या करो, कम करो, तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट होगा। और अगर आपने अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको लॉस होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा, क्वांटिटी कम होगी ज्यादा से। ठीक है, ये साथ ही साथ हमने आउटले मेथड भी देख ली, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। इसका भी हम वापस से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देखो आउटले मेथड क्या बोलता है, आउटले का मतलब क्या होता है कि हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम आउटले मेथड। उसको और क्या क्या बोलते हैं, आउटले को हम दूसरा बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। और या तो आउटले मतलब कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये खाली इंटरप्रिटेशन है। क्या है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, पहला इसको हमको 3 इंटरप्रिटेशन करने हैं। पहला यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलता है, जितने से प्राइस बढ़ेगा उतने से कम हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स आएगा। हाँ, तो यूनिटरी क्या बोलता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा। तो कौन सा आएगा, यूनिटरी इलास्टिक आएगा। अगर प्राइस को अगर आप क्या करोगे, कम करोगे, तो भी क्या होगा, क्वांटिटी उतने से, अगर प्राइस कम की तो क्वांटिटी उतने से बढ़ जाएगी। 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। तो ओवरऑल रेवेन्यू क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे ये जीरो जीरो नहीं है, 1 आएगा। ठीक है, आप मैं चेंज कर देना, यहाँ पे इलास्टिसिटी और प्राइस कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक का मतलब हमने देख लिया, ये यहाँ पे जो हमारा शेप होगा कैसा होगा, स्टीप होगा। स्टीप होगा तो क्या होगा, ये बोलेगा ये ऐसा शेप, हम प्रेजेंट सिचुएशन बना दी। अब क्या करें, सपोज हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं 40 से। अब प्राइस को बढ़ाने से क्या क्वांटिटी में उतना चेंज है, ज्यादा चेंज है, कम चेंज है, कम चेंज है। इसका मतलब परसेंट चेंज इन प्राइस ज्यादा है, परसेंट चेंज इन डिमांड कम है। फॉर्मूला रखेंगे परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या आएगा, इसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। दूसरा, हमको यहाँ पे ना आउटले की मदद से देखना है कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो बताओ, प्राइस को इंक्रीज करने से क्वांटिटी गिर रही है, और गिर रही है लेकिन कम से गिर रही है, ये कम से गिर रही है, और ये कौन से कैसे बढ़ रही है, ज्यादा से बढ़ रही है। बताओ ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। प्राइस इफेक्ट बोलेगा कि मैं ज्यादा से बढ़ूंगा, क्वांटिटी इफेक्ट बोलेगा मैं कम से घटूंगी। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे प्राइस 30 से 40 करने से क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 10 का ही रिडक्शन है, मतलब ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई भी प्रोड्यूसर होगा अगर उसकी इन इलास्टिक डिमांड होती है तो ऑलवेज क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, लोगों को वो चीज खरीदनी ही पड़ती है, उसका कंजम्पशन कम करेंगे लेकिन ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। जैसे मिल्क हम रोज पीते हैं, दूध में, चाय में, कैसे दूध, दही में, तो पनीर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज भी होती जाए, हम उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी रिडक्शन करेंगे लेकिन ज्यादा
नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन में सेलर को प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस अगर आपकी इन इलास्टिक डिमांड है और आपने प्राइस को कर दिया कम, कम कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, इसका क्वांटिटी का कंजम्पशन ज्यादा से नहीं बढ़ा पाएंगे, इसका क्वांटिटी का कंजम्पशन ज्यादा से नहीं बढ़ा पाते, इसलिए क्या होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इन इलास्टिक है तो हम प्राइस को बढ़ाओ, क्वांटिटी ज्यादा से कम नहीं हो पाएगी, ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा सोचा कि मैं प्राइस को कम करके क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं बहुत ज्यादा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा से, इसलिए प्रॉफिट क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा। ये क्या होता है, यहाँ पे हमने हमने कौन सा देखा, इलास्टिक, और इलास्टिक देख लिया, हाँ एक बीच में स्कीप हो गया, हाँ स्कीप हो गया, चलो कोई बात। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक का शेप कैसा होता है, ये फ्लैटर टाइप होता है, ये फ्लैटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर अगर प्राइस में डिक्रीज किया जाए, पहले प्राइस में डिक्रीज किया जाए, तो बताओ क्वांटिटी में कितना इंक्रीज होगा, ज्यादा, बताओ ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो जब भी हमारी इलास्टिक डिमांड होती है तो ऑलवेज डिक्रीज द प्राइस, क्योंकि थोड़ी सी प्राइस रिडक्शन करने से लोग क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं, तो ओवरऑल रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर आपने उल्टी स्ट्रेटेजी की, इसके अंदर अगर प्राइस को बढ़ा दिया 30 से 40, अगर आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब थोड़े से कम नहीं होगी। यहाँ पे अगर 10% से 10%, आपने बोला 10% से बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे इम्पैक्ट कितनी करेगी, 20% से घट जाएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या होगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे हमारे एमसीक्यू बने थे। फटाफट हम वो एमसीक्यू देख लेते हैं। ये चार्ट पैटर्न है, इसको बच्चे याद रखते हैं, हमको उसको याद नहीं रखना। पैटर्न बनाओ, इजीली क्रैक कर दो, इसको याद रखो कि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, वापस बता दूं, इसमें आता है प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या आता है, प्राइस इफेक्ट क्वांटिटी इफेक्ट आता है, ये कंसेप्ट वापस से एक बार देख लो। प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है, प्राइस इफेक्ट बोलता है कि अगर अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर उसके सामने क्वांटिटी बोलता है कि मैं क्या करूंगा, गिरूंगा। अगर प्राइस ज्यादा से बढ़े और क्वांटिटी कम से गिरे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको देखो, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस इफेक्ट ज्यादा है और क्वांटिटी इफेक्ट कम है, मतलब प्राइस बोलता है मैं 40% से बढ़ूंगा, क्वांटिटी बोलती है कि नहीं नहीं, लोग मुझको तो भी कम, मतलब खरीदना कम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 10% ही इम्पैक्ट आएगा, तो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। अगर प्राइस इफेक्ट बोलता है कि अगर मैं 40% से बढ़ाऊंगा तो लोग बोलते हैं कि मैं इसको खरीदूंगा ही नहीं। यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट में सपोज यहाँ पे बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं इसमें 50% से रिड्यूस कर दूंगा अपनी डिमांड, इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज। अगर प्राइस इफेक्ट बोलता है कि मैं 10% से बढ़ूंगा, तो क्वांटिटी इफेक्ट बोलता है मैं भी 10% से ही गिरूंगी, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, टोटल रेवेन्यू रिमेन नो चेंज, ठीक है। तो बस ये वाला इम्पैक्ट ध्यान रखने का। अगर हमारा प्राइस इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर है क्वांटिटी से, तो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर प्राइस और क्वांटिटी में क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा, लॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखने का, प्राइस प्राइस का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए क्योंकि पर यूनिट हमने इंक्रीज किया, लेकिन क्वांटिटी इम्पैक्ट बोलती है कि अगर मैं ज्यादा से, वापस से ये आपको मालूम पड़ेगा, प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो बढ़ेगा, और अगर क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कम, और दोनों इक्वल हो तो नो चेंज, ठीक है। चलो हम फटाफट वो हमारे एमसीक्यू कर लेते हैं उस दिन के। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो ही हमको क्लिक हो जाता है। इंटरप्रिटेशन वाले हम एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10, इफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट क्या है, इन इलास्टिक है, ओके, एंड इंक्रीज इन द प्राइस, एंड इंक्रीज इन प्राइस, an increase in the price will cause the total expenditure of a consumer of goods to। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ये बोल रहा है कि अगर प्राइस क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम फटाफट, इसका बनाते कैसा है, ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा, स्टीप कर देते हैं इसको, ये स्टीप बन गया, और ये हमारा प्रेजेंट ये बना दिया। अब क्या क्या है, इंक्रीज इन प्राइस,
तो यहाँ पे सपोज हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, हाँ कर दिया। प्राइस को इंक्रीज करने से डिमांड में क्या हुआ, माइनर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर, बताओ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इसको एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे प्राइस रखो 10, क्वांटिटी रखो 10 ही रखते हैं। यहाँ पे प्राइस को हमने कर दिया 20, क्वांटिटी हो गई कम से बड़ी है, कम से गिरेगी मतलब 7। अब पहले कितना आता, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितना आ रहा था, 100। अभी कितना का, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब कितना आएगा, 140। तो ये क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो 10th आंसर। देखो आंसर आ रहा है 10th में, तो बस 10-15 मिनट लगेगा। ओके, फटाफट जवाब देते जाएंगे हम। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 19। Given the following four possibility, which one result in an increase in the total consumer expenditure? अब क्या हो रहा है, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डिमांड इज यूनिटरी एंड प्राइस फॉल्स, हो सकता है क्या, अगर यूनिटरी है, यूनिटरी में तो क्या, जितने से प्राइस फॉल्स होगी उतने से डिमांड बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर सेम, तो ये तो करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड कैसी है, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब फ्लैटर, एंड प्राइस राइजेस, प्राइस राइज होने से क्वांटिटी डिमांड बहुत कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे रखेंगे 10, यहाँ पे रखेंगे 10। अब प्राइस कितने से बढ़ी, सपोज 10% से मतलब 11, डिमांड कितने से बहुत ज़्यादा कम हो गई मतलब 5 से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 100। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। तो ये होगा क्या, नहीं, यहाँ पे तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या बोला है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वाला, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, अब कौन सी है, डिमांड इन इलास्टिक, तो हम फ्लैटर बना देते हैं, हाँ। अब क्या हो रहा है, उसमें दूसरा क्या बोला है, प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस फॉल्स होता है, देखो प्राइस इफेक्ट ज़्यादा है, क्वांटिटी इफेक्ट कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस से इसको रख देते हैं एक बार अमाउंट समझने के लिए, यहाँ पे 10 प्राइस इफेक्ट में ज़्यादा चेंज है, मतलब सपोज ये आधे से हो जाते 50% से कम हो रही है मतलब 5, क्वांटिटी इफेक्ट में बहुत कम चेंज हो रहा है मतलब 9 रखते हैं, तो पहले कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, और अभी कितना आएगा, 40, ये भी क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा, डिमांड इन इलास्टिक, ये वाला, और क्या होता है, प्राइस राइजेस, मतलब इसका उल्टा ले लो, पहले 5 था, डिमांड 9 थी, 5 से बढ़ के, सॉरी 5 था तो ये कितना था, हाँ वो सही तो था, 5 था और 9 थी, और अभी प्राइस बढ़ के डबल हो गई, तो डिमांड में, डिमांड क्या हो गई, सॉरी 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 क्या किया मैंने, 5 था, हाँ ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है, सही लिखा हुआ है लेकिन ना वो, ये 10 था, ये भी 10 है, और ये 5 पे प्राइस घटेगी तो डिमांड, डिमांड बढ़ेगी ना, उल्टा साइड, हाँ डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड क्या हुआ, कम से रिस्पॉन्स की थी, 9 हो गई थी, तो अब क्या हुआ, 5 को अगर हमने प्राइस को बढ़ा दी तो डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस को बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई में 9, पहले 45 आ रही थी और उससे अब क्या आएगा, 100 आएगा, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ेगा। क्लियर है, 26। if the elasticity of demand is inelastic, inelastic है, हम कैसा कब बनाएंगे, स्टीप बना देंगे, ओके स्टीप बना दिया। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस मतलब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो पहले हम ये कर देते हैं, ये नॉर्मल, अब क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, द डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, बताओ सही कि गलत, अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया
द क्वांटिटी विल फॉल बाय रिलेटिवली, ये आएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज ज्यादा है और यहाँ पे चेंज कम है, तो ये स्मॉल अमाउंट, तो 26 में आएगा हमारा बी, 26 बी। फिर नेक्स्ट 52, द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, ये तो इनकम वाला है, इनकम को हम लेंगे बाद में। 95, 95, given the following four possibility which one result in increase in total expenditure, अब ये total expenditure increase बोला है, total expenditure अगर total भी बात किया ना तो फिर x axis और y axis पे amount रख देने की। demand is unit elastic, पहला तो unit elastic है तो क्या उससे total increase हो सकता है क्या? unit में तो कोई change नहीं होता। demand is elastic and price rises, demand कैसी है? elastic, and क्या होता है? price बहुत ज्यादा ही हो गया, price rises, तो प्राइस के राइज होने से डिमांड में क्या होता है? ज्यादा चेंज होता है। देखो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कम है और क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा, हमारा रेवेन्यू कम होगा। यहाँ पे किसकी बात की थी? इंक्रीज की बात की थी। नेक्स्ट वाले आप आते हैं, डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक और प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस अगर फॉल्स होता है, प्राइस अगर फॉल्स होता है तो डिमांड बहुत कम से बढ़ेगी। बताओ क्या होगा इसके अंदर? प्राइस इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए तो प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे हमको लॉस होगा, तो ये भी नहीं करेंगे। लास्ट वाला है डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, ओके, तो प्राइस राइजेस हो रहा है, यहाँ पे हमने प्राइस को बढ़ा दिया, ये प्राइस को बढ़ाया, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, हाँ लेकिन वो कम से डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका मतलब सामने वाले का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बोलो या तो टोटल रेवेन्यू बोलो, बोथ आर द सेम थिंग, तो कौन सा आएगा? डी आएगा, 95, 95 हमारा डी। ओके, नेक्स्ट 91, नो मैटर, चलो आप ये सॉल्व करके दिखाओ। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, अर्जुन ऑलवेज स्पेंड टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन द कॉफी, स्टेटमेंट implies that Arjun is very fond of coffee, therefore he has an inelastic demand. Arjun has an elastic demand. Arjun's demand for coffee is relatively less elastic. Arjun demand for coffee is unit elastic. कौन सा आएगा? वेरी गुड। ये यहाँ पे कैसे आएगा डी? ये टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है? 100, तो इसका मतलब अगर सपोज कॉफी की प्राइस होती है 25, तो कितनी क्वांटिटी परचेस करेगा? 4, जिससे इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 100 आएगा। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ के हो जाती है 50, तो कितनी कॉफी खरीदेगा? 2, ताकि क्या हो, उसका टोटल एक्सपेंडिचर 100 ही रहना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ के कितना होता है 100, तो कितनी कॉफी खरीदेगा? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100, मतलब उसका कोई भी सिचुएशन में एक्सपेंडिचर क्या है? सेम रह रहा है। मतलब यहाँ पे ये यूनिटरी हाइपरबोला हो जाएगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम करेगा, उतने परसेंट से कम करेगा, और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देता है, तो ये आएगा यूनिट इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट 27, सपोज द डिमांड फॉर द मील इज मीडियम, प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। डिमांड कैसी है? डिमांड फॉर द मील इलास्टिक, तो हम इलास्टिक में, इलास्टिक का मतलब कैसा शेप बनेगा? फ्लैटर, ये फ्लैटर बना दिया, बहुत ज्यादा ही फ्लैटर हो गया। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग राइजिंग अ प्राइस, अगर वो क्या करना चाहते हैं? प्राइस को, ये कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो गया, नीचे करते हैं थोड़ा सा, प्राइस को राइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे पे रखा है, ओ भाई, ओके, राइजिंग अ प्राइस, उस सिचुएशन में बताओ क्या होगा? लार्ज फॉल इन द डिमांड, करेक्ट है। अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। लार्ज फॉल इन डिमांड, अब ये देखो, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड या तो लार्ज फॉल इन डिमांड,
क्वांटिटी डिमांडेड उसमें आएगा, ठीक है। ये खाली खोटा कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, दोनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आता है वर्ड, ठीक है। स्मॉल फॉल ये तो हो ही नहीं सकता, एंड लास्ट है स्मॉल फॉल इन द डिमांड, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा 27, 27 ए क्वांटिटी डिमांडेड। 27 के बाद आएगा 11। If regardless of the change in the price, the quantity demanded of a goods remain unchanged, बताओ कैसा कब बन सकता है इसके अंदर कि regardless of change in price, quantity demanded remain unchanged, then the demand curve of the goods will be very good। क्या आएगा, हाँ हाँ बेटा, regardless of the change in the price, quantity remain, हाँ। अनामिका कौन सा शेप आएगा, इनइलास्टिक। कौन सा आएगा, regardless of change in the price, quantity demand remain same। प्राइस में चेंज होने से या कम होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं, अलबत्ता कोई फर्क नहीं, अलबत्ता मतलब क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज। तो ये कैसा कर्व बनेगा, बताओ बताओ कौन सा आएगा इसमें अब, हाँ कौन सा आएगा, वर्टिकल, ठीक है। 11, वेरी गुड जिया, 11 हिया बी, हाँ। 8 बताओ चलिए फटाफट। Identify the coefficient of price elasticity of a demand when the percentage increase in the quantity demanded is smaller than the percentage change in the price। price क्या है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर, मतलब ये 5% है तो ये 20% है। अब बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन, परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, मतलब 5/20, तो लेस देन 1 आएगा। फिर 17, द प्राइस ऑफ अ हॉट डॉग इंक्रीज बाय 22, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स कितने से हो रही है, 25 से, बताओ। प्राइस में चेंज कम, डिमांड में चेंज ज्यादा, इससे अच्छा देखो, अच्छा ये यूनिटरी हो सकता है क्या, पहले तो बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता। परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, नहीं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों के आप क्या करो, आप लगा दो, ये इलास्टिक का है और ये इन इलास्टिक का। इलास्टिक क्या बोलता है, इलास्टिक बोलता है यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा से इंक्रीज घट रही है कि कम से घट रही है, ज्यादा से घट रही है ना। तो देखो ये प्राइस कितने से बढ़ रही है, 22% से, 22% से, और डिमांड में कितना फर्क है, 25%। तो ये कौन सा कर्व आएगा हमारा, इलास्टिक वाला आएगा। चलो इन इलास्टिक में भी रख के देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है, हाँ। अब प्राइस को मैं इंक्रीज करूँ, हाँ, अगर प्राइस को अगर मैं इंक्रीज भी कर दूँ तो डिमांड में क्या होगा, बहुत कम चेंज आएगा, यहाँ पे डिमांड में चेंज ज्यादा है, तो कौन सा शेप आएगा हमारा, इलास्टिक आएगा। 17, तो देखो 17 ए इलास्टिक, फिर 92, a firm learn that own price elasticity of a product if manufacture is 3.5। अब ये हमको क्या दे रखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस दे रखा हुआ है 3.5, मतलब हमको आंसर लिख के दे दिया 3.5, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर अ फर्म टू टेक। अब बताओ इसमें फर्म क्या करेगी अगर उसकी डिमांड क्या है, 3.5 है, टू रेज इट्स टोटल रेवेन्यू, वो क्या करना चाहती है, अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है।
चलो आप बताओ क्या करेगी वो। अगर फर्म का इलास्टिसिटी कितनी है 3.5, 3.5 का मतलब बताओ बताओ कि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है कि मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से डिमांड ज्यादा भागती है कि कम भागती है? ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मतलब प्राइस में अगर थोड़ा सा भी राइज करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उसका उल्टा, अगर प्राइस में थोड़ा सा कम करेंगे तो डिमांड, ओके तो बता दो आंसर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर अगर डिमांड में अगर प्राइस में मैंने 10% प्राइस में क्या किया, 10% भी चेंज किया ना, 10% भी अगर मैंने क्या किया इसको गिरा दिया तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ जाएगा, 35। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.5। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि मेरे को अपनी प्राइस को कम करना चाहिए क्योंकि कम करने से मेरी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स करती है, इसलिए मेरा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो देखो राइज द प्राइस बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इसका कर्व बना के देखते हैं। अगर हमारा आंसर ये है तो इसको चेक करते हैं कि वही हो रहा है क्या। देखो ये हमारा प्रेजेंट प्राइस और ये प्रेजेंट डिमांड। अब हमने क्या किया, हमने प्राइस को कम किया, ये साइड तो ये वाला तो गलत हो रहा है। हाँ ये गलत हो रहा है क्योंकि ये इन इलास्टिक तो सेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करने से डिमांड में चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा 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 यहाँ पे डिमांड में चेंज है ज्यादा। तो अब ये वाला क्या है, लोअर द प्राइस बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इलास्टिक। तो हम इलास्टिक का शेप बनाते हैं ऐसा, यहाँ पे फ्लैटर, ये प्रेजेंट प्राइस। अब इसके अंदर चेंज करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। अगर थोड़ा भी अगर हमने इंक्रीज किया तो डिमांड में चेंज क्या है, ज्यादा से हो रही है। नहीं, हमको इंक्रीज थोड़ी करना है, कम करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला वाला शेप है और दूसरा वाला शेप हम बनाएंगे, प्राइस को कम करेंगे। प्राइस को हमने थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्वांटिटी इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा। इसलिए क्या करने का फाइनल आंसर, इस पे फटाफट आप करना मत क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ऐसे पैटर्न जो आप आंसर डिसाइड करो उसको पैटर्न बना के चेक कर लेना। अगर पैटर्न से वो सही बैठ रहा है तो वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर, इसलिए सिंपल कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा 10 सेकंड बस 20 सेकंड ज्यादा जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा एक मार्क्स जो कट जाए कटेगा, ऊपर से 0.25 और नेगेटिव जाएंगे, वो नहीं होगा। 29। चलो इसका आंसर बताना फटाफट। इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। देखो प्राइस इफेक्ट, अच्छा डिक्रीज करने से ओवरऑल रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा चीज स्ट्रांग होगी, नहीं इलास्टिक नहीं, क्वांटिटी इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। अगर प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे उसके कारण प्राइस रेवेन्यू क्या हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या स्ट्रॉन्गर है, वेरी गुड। प्राइस थोड़ा सा कम करने से 10% अगर कम कर दोगे तो आपकी क्वांटिटी में भी 40% से बढ़ जाती है, 40% से बढ़ जाती है। मतलब क्या होगा, ओवरऑल रेवेन्यू क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। अभी नीचे आंसर देखो, द परसेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंट चेंज इन द प्राइस, द परसेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंट चेंज इन प्राइस। यस, ओके बाकी के भी देख लेते हैं। डिमांड इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलोंग द लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच द प्राइस इज वेरी लो एंड द क्वांटिटी डिमांड, ये पता नहीं चलेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आएगा बी। कौन सा क्वेश्चन था, 29। देखो सही,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब टोटल की बात हो ना, टोटल की, और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, टोटल डिमांड बढ़ रही है, मतलब मेरा क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि थोड़ी सी प्राइस कम करने से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। 30, ये बताओ, द इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन रेवेन्यू। प्राइस के बढ़ाने से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू, और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्राइस बोलता है कि मैं अगर बढ़ भी जाऊंगा तो क्वांटिटी बोलते मैं क्योंकि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, डिमांड उतने से कम नहीं करेंगे। यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट अगर 20% से बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी बोलती है मैं गिरूंगी, लेकिन 10% से ही गिरूंगी। कौन सा आएगा, ये वाला 30। देखो आंसर कौन सा है, 30 ए। ठीक, 106। if the organizer of upcoming cricket match, okay, cricket match organize कर रहा है, decided to increase the ticket price, वो अपनी प्राइस को क्या करना चाहता है, प्राइस को इंक्रीज करना चाहता है, in order to raise revenue, मतलब एक तरफ वो रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहता है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ प्राइस भी राइज करना चाहता है। what they have learned from the past experience is, बताओ, कि प्राइस इंक्रीज करने से उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, इसका मतलब प्राइस इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करने से आईपीएल प्राइस अगर 100 का 200 भी करूंगा तो भी लोग क्या खरीदना कम नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वांटिटी घटता है, लेकिन क्वांटिटी छोटा सा घटता है, अगर मैं प्राइस को 20% से बढ़ा दूं तो भी मेरी क्वांटिटी इफेक्ट कितनी होती है, 5% से ही घटती है, इसलिए मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता ही बढ़ता है। प्राइस इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द क्वांटिटी इम्पैक्ट। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पहला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यूनिटरी हो जाएगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टिकट प्राइस विल ऑलवेज बी, यहाँ पे प्राइस परसेंटेज इन द इंक्रीज इन द टिकट रेट, मतलब प्राइस ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज डिक्रीज इन द टिकट सोल्ड, टिकट सोल्ड मतलब क्वांटिटी, ये वाला आएगा। नेक्स्ट वाले नीचे भी देख लेते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टिकट रेट इज लेस देन, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, प्राइस इफेक्ट ज्यादा है, क्वांटिटी इफेक्ट कम है, इसके कारण टोटल रेवेन्यू मेरा ज्यादा 106। कौन सा है, आ गया ना, बी। तो ये था हमारा वीडियो प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। तो हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स है, और कैसे हर एक मेथड को सॉल्व किया जाता है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलो मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।